नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सारणियन टेबुलेशन। किसी भी अनुसंधान में आंकड़े, समंक, तथ्य आदि एकत्रित किए जाते हैं और इन एकत्रित किए गए समंकों को स्वयं के प्रयोग के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो एकत्रित किए गए समंकों को उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है सारणियन। इसके अलावा समंकों को आरेखों में यानी कि डायग्राम्स के रूप में और रेखा चित्रों ग्राफ्स के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। समंकों को सारणीबद्ध करने से जो समंक हैं वो सरल, संक्षिप्त और सुबोध हो जाते हैं। तो एकत्रित किए गए समंकों को पंक्तियों और खानों में रखने की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसे ही सारणियन कहते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने सारणी के मुख्य भागों की बात की थी। आज की क्लास में हम सारणी के प्रकारों की बात करेंगे। तो सारणी के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेबल, मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है: उद्देश्य के अनुसार, मौलिकता के अनुसार और रचना के अनुसार। और इनको फिर आगे उपविभाजित किया जा सकता है। उद्देश्य के अनुसार सारणी को सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी में उपविभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो मौलिकता के अनुसार जो सारणी बनाई जाती है उसको प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी 2 प्रकार की सारणियों में उपविभाजित किया जा सकता है। और रचना के अनुसार सारणी को सरल सारणी और जटिल सारणी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। और जटिल सारणी में भी सारणी द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी सारणी के रूप में बनाई जा सकती है। तो पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के अनुसार सारणी। तो उद्देश्य के अनुसार सारणी में सारणी सामान्य उद्देश्य वाली हो सकती है और विशेष उद्देश्य वाली हो सकती है। तो जब सामान्य उद्देश्य वाली सारणी बनाई जाते हैं तो उस सारणी में अनुसंधान में जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उन आंकड़ों को, सभी आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। और इस प्रकार की सारणी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनको सारणीबद्ध करना, सभी आंकड़ों को प्रदर्शित करना। तो इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। तो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी से कई उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। विशेष उद्देश्य वाली सारणी, विशेष उद्देश्य वाली सारणी का कोई विशेष उद्देश्य होता है। ये सारणी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। तो इसमें जो अनावश्यक आंकड़े हैं, अनावश्यक जो समंक हैं वो छोड़ दिए जाते हैं और जो उद्देश्य में काम आने वाले आंकड़े हैं वही काम में लिए जाते हैं। इस पर उद्देश्य वाली सारणी में मुख्यतः अनुपात, प्रतिशत, औसत, गुणक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कई उद्देश्यों के लिए काम में ली जा सकती है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनको प्रस्तुत करना। जबकि विशेष उद्देश्य वाली सारणी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, अनावश्यक आंकड़ों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता और यह जो सारणी है वो संक्षिप्त होती है और इसमें अधिकतर औसतों का, अनुपातों, प्रतिशतों, गुणकों आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो सारणी का वर्गीकरण है, जो प्रकार है, वो मौलिकता के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। मौलिकता के अनुसार में सारणियों को 2 प्रकार से उपविभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक सारणी ऐसी सारणी होती है जिसमें मूल समंक इस सारणी में रखे जाते हैं। तो अनुसंधान में जो समंक एकत्रित किए गए हैं वो मूल समंक प्राथमिक सारणी में रखे जाते हैं और प्राथमिक सारणी के आधार पर ही व्युत्पन्न सारणी बनाई जाती है। यानी कि मूल समंकों के साथ साथ इस सारणी में योग, प्रतिशत, माध्य, अनुपात, गुणक आदि दर्शाए जाते हैं। तो मूल समंकों के साथ साथ जब उन समंकों के प्रतिशत, औसत, योग, गुणक आदि दर्शाए जाते हैं तो ऐसे सारणी व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। तो जो आंकड़े एकत्रित किए गए मूल रूप में उन आंकड़ों को प्रदर्शित करना प्राथमिक सारणी कहलाता है। और तो जो प्राथमिक सारणी है उसमें मूल समंक रखे जाते हैं और जो व्युत्पन्न सारणी है उसमें मूल समंकों के साथ साथ उन समंकों से प्राप्त किए गए प्रतिशत, औसत, अनुपात, गुणक आदि भी दर्शाए जाते हैं।
तीसरा प्रकार है रचना के अनुसार। रचना के अनुसार सारणी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, सरल सारणी और जटिल सारणी। तो सरल सारणी को हम एक गुणी सारणी भी कहते हैं, सिंगल टेबल। तो सरल सारणी, उदाहरण के तौर पर सरल सारणी में जैसे किसी राज्य के जिलों की जनसंख्या दर्शानी हो तो ऐसी सारणी को सरल सारणी कहा जाता है। तो इसमें एक कॉलम में हम जिलों के नाम लिखेंगे और दूसरे कॉलम में पॉपुलेशन लिखेंगे, उन जिलों में जो जनसंख्या है वो उनके सामने दर्शा दिए जाएंगे। तो इसको एक गुणी सारणी या सरल सारणी कहा जाता है। जटिल सारणी, जटिल सारणी के तीन प्रकार हैं, जिसमें द्विगुणी यानी कि डबल टेबल, त्रिगुणी सारणी ट्रिपल टेबल और बहुगुणी सारणी मल्टीपल टेबल। तो जब एक से ज़्यादा गुण दर्शाए जाते हैं किसी सारणी में, यानी कि दो गुण दर्शाए जाते हैं, तो ऐसी सारणी द्विगुणी सारणी कहलाती है। मान लीजिए कि किसी शहर में रहने वाले लोगों की साक्षरता और उनका लिंग दर्शाना हो तो ऐसी सारणी द्विगुणी सारणी कहलाती है। तो इसमें दो गुण दर्शाए जाते हैं, शहर में रहने वाले जो लोग हैं, आबादी की साक्षरता, और दूसरा गुण उनका लिंग। तो उदाहरण के तौर पर जैसे साक्षरता जो है उसको लिटरेट और इलिटरेट, ये तो साक्षरता दर्शा दी जाएगी कि साक्षर और असाक्षर यानी शिक्षित और अशिक्षित। और कॉलम में जो पॉपुलेशन है उसको लिंग के अनुसार मेल, फीमेल और उनका टोटल। तो एक गुणी सारणी में केवल एक ही गुण दर्शाया जाता है। जैसे हमने बात की कि जिले की किसी राज्य के जिलेवार जनसंख्या अगर दर्शानी हो तो जिलों का नाम लिख दिया जाता है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उसके सामने उनकी जनसंख्या दर्शा दी जाती है। लेकिन अगर दो गुण दर्शाए जाते हैं किसी सारणी में तो उसको द्विगुणी सारणी डबल टेबल कहा जाता है। तो अगर किसी सारणी में किसी शहर में रहने वाले लोगों की साक्षरता और उनका लिंग दर्शाना हो, उस जनसंख्या को साक्षरता और लिंग के अनुसार अगर दर्शानी हो तो गुणों को शामिल किया गया है, एक तो साक्षरता और दूसरा उनका लिंग। तो ऐसी सारणी द्विगुणी सारणी कहलाती है। त्रिगुणी सारणी, जिस सारणी में तीन गुण दर्शाए जाते हैं वह सारणी त्रिगुणी सारणी या ट्रिपल टेबल कहलाती है। तो मान लीजिए साथ ही साथ यहाँ पर इस टेबल में किसी शहर की आबादी को साक्षरता और उसके लिंग और वैवाहिक स्थिति के अनुसार अगर दर्शाना हो तो फिर इस टेबल में लिटरेट, इलिटरेट, ये तो साक्षरता दिखाई जाएगी, शिक्षित अशिक्षित, मेल फीमेल लिंग दर्शा दिए जाएंगे, और फिर मेल में भी मैरिड, अनमैरिड, एक तीसरा गुण दर्शाया जाएगा, मैरिड, अनमैरिड, और फिर कितने मेल है उनका टोटल कर दिया जाएगा। फीमेल में भी मैरिड, अनमैरिड और टोटल, और फिर लास्ट में एक कॉलम बना दिया जाएगा टोटल का, जिसमें टोटल मैरिड, टोटल अनमैरिड और टोटल दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से जिस सारणी में तीन गुण दर्शाए जाते हैं, तो यहाँ पर इस सारणी में साक्षरता, लिंग, आबादी का और इनकी वैवाहिक स्थिति, तीन गुण दर्शाए गए हैं, इसलिए ऐसी सारणी त्रिगुणी सारणी कहलाती है। बहुगुणी सारणी, जिस सारणी में तीन से अधिक गुण दर्शाए गए हों ऐसी सारणी मल्टीपल टेबल या बहुगुणी सारणी कहलाती है। मान लीजिए इसी उदाहरण में किसी शहर की आबादी की साक्षरता, उनका लिंग, उनकी वैवाहिक स्थिति और उनकी आयु अगर दर्शाई जाए तो ऐसी सारणी बहुगुणी सारणी कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये लिटरेट और इलिटरेट हमने दर्शाया है पंक्तियों में, साथ ही साथ यहाँ पर एज दर्शाई जा सकती है, बिलो 25 और अबोव 25। तो इस प्रकार से साक्षरता दर्शाई जा सकती है, लिटरेसी, एज,
इनका लिंग और इनकी वैवाहिक स्थिति। तो जब 3 से ज़्यादा गुण दर्शाए जाते हैं तो ऐसी सारणी बहुगुणी सारणी कहलाती है। तो आज की क्लास में हमने सारणियों के प्रकार पढ़े। तो सारणियों को उद्देश्य के अनुसार बनाया जा सकता है, मौलिकता के अनुसार और रचना के अनुसार इनको जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। और उद्देश्य के अनुसार सारणी को फिर सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। मौलिकता के आधार पर इनको प्राथमिक और व्युत्पन्न सारणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और रचना के अनुसार सरल और जटिल सारणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।